दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वह विषय है, क्या भारत पाकिस्तान का युद्ध आरंभ होने वाला है। कल दरअसल भारत के यूनाइटेड नेशंस के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के जवाब में एकदम स्पष्ट रूप में यह कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अंग था, है और रहेगा, और जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान को यह क्षेत्र खाली कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात को अंडरलाइन भी किया कि भारत की एक बहुत बड़ी गलती थी जो उसने यूनाइटेड नेशंस का सहारा लिया। एक कड़ी प्रतिक्रिया बताती है कि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। पहले भी इस विषय पर कई बार इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया जाता रहा, मगर राजनीतिक प्रतिबद्धताएं इतनी स्पष्ट और कड़क पहले कभी नहीं थी। साथ ही परिस्थितियां भी ऐसी नहीं थी कि इस पर विश्वास किया जा सके। इस पूरी समस्या को और इस घटना को एक गंभीर चर्चा के रूप में आइए समझते हैं पहले कश्मीर की समस्या। हम सभी जानते हैं महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे, न वे भारत में न पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। लेकिन भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही खैबर पख्तूनख्वा के कबायलियों ने और पश्तूनों ने मिलकर पाकिस्तान आर्मी के साथ कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण उन परिस्थितियों में हुआ जब भारत के पास न तो ढंग की सेना थी और न राजनीतिक इच्छा शक्ति। आज़ादी के बाद सरदार पटेल ने जब नेहरू जी से सेना के बारे में चर्चा करना चाही तो उनका कहना था कि हम सेना रखना ही नहीं चाहते, हम कभी किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम सबकी संप्रभुता का ध्यान रखेंगे। यह वही एक कमजोरी थी जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया। आप कितने भी बेहतर क्यों ना हो, अगर आप कमजोर रहेंगे तो आप पर आक्रमण हो ही सकता है। और मात्र 6 हफ्तों के अंदर, आजादी के 6 हफ्तों के अंदर ही भारत पर आक्रमण हुआ। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि भारत के पास उन परिस्थितियों में और किसी भी परिस्थिति में लड़ने लायक सेना और सेना की तैयारी नहीं थी। इसलिए इन कबायलियों ने और पाकिस्तानी सेना ने एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया और वे धीरे धीरे जम्मू की तरफ बढ़ने लगे। ऐसी परिस्थिति में आनंद फानन में हरि सिंह ने सरदार पटेल को बुलाया और उनसे मदद मांगी। सरदार पटेल, जिन्होंने संपूर्ण भारत की रियासतों का विलय भारतीय संघ में किया था, उन्होंने कहा कि अगर आप भारत को अपना राष्ट्र मानते हैं और उसके लिए एग्रीमेंट करते हैं तो ही हम आपको यह मदद देंगे। हरि सिंह के पास कोई दूसरा चारा न था, इसलिए उन्होंने इस बात को माना। युद्ध हुआ, लेकिन हर युद्ध अत्यंत खर्चीला होता है और भारत की परिस्थिति ऐसी नहीं थी। इसलिए एक और राजनीतिक भूल नेहरू जी ने की और उन्होंने जाकर यूएन के सामने गुहार लगाई। उन्होंने उनसे मदद मांगी और कहा कि यूनाइटेड नेशंस को आकर इन परिस्थितियों में हमारा समझौता कराना चाहिए। आकस्मिक युद्ध आरंभ होने के बाद जब भारतीय सेनाएं जीतने लगी और पाकिस्तानियों को पीछे धकेला जाने लगा, उस समय जाकर यह राजनीतिक भूल नेहरू जी ने की। फिर उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। अंग्रेजों ने भारत के सामने 2 लक्ष्य रखे। पहला, वह क्षेत्र जो पाकिस्तान जिस पर अंदर आ चुका था वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल बना दी गई, जो आज एलओसी के नाम से जानी जाती है। एक बहुत बड़ा भूभाग गिलगित बाल्टिस्तान से संबंधित पाकिस्तान को दे दिया गया। पाक अधिकृत कश्मीर से लगा वह क्षेत्र है जो बहुत छोटा है, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका काफी बड़ा है।
ऐसा ही एक नुकसान भारत को हुआ जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पुनः अपनी राजनीतिक इच्छा शक्तियों की कमी के कारण अपने क्षेत्र को हारने लगा। दरअसल उस क्षेत्र में भी काराकोरम दर्रा या काराकोरम रेंज की जो पहाड़ियां हैं उन्हें पार करके जाना और 5000 फीट ऊपर जाकर युद्ध करना, ये भारतीयों को सिखाया नहीं गया था। भारतीय सेना उसके लिए इतनी तैयार नहीं थी और चाइना के सैनिक ऊंचाई पर होते थे, इसलिए काफी बड़े क्षेत्र में वे अंदर आ गए और उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और वहां पर भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाया गया, जिसको आज अक्साई चीन कहा जाता है। यह दोनों क्षेत्र अपने आप में काफी बड़ा भूभाग है। केवल अक्साई चीन की बात करें तो वह भूटान और म्यांमार से बड़ी जगह है, लेकिन चूंकि वहां पर बहुत बड़ी आबादी नहीं है, इसके संबंध में भी नेहरू जी ने कहा कि वह किसी काम का क्षेत्र नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक अदूरदर्शिता ही थी। पुराने इतिहास से वर्तमान में आते हुए 4 जंगों के बाद हजारों सैनिकों की मृत्यु के बाद आज यह क्षेत्र अशांत बना हुआ है। भारत ने अपनी तमाम कोशिशों के बाद भारत के कश्मीर को किसी तरह से कुछ वर्षों में शांत किया है, लेकिन उसकी शांति पाकिस्तान और चाइना को किस कदर खल रही है, वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने की परिस्थिति से देखी जा सकती है। आज इतना तनाव क्यों है और अब भारत क्यों चाहता है कि गिलगित बाल्टिस्तान के साथ पाक अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र वापस ले लिया जाए? आइए इस समस्या को भी समझते हैं। दरअसल चाइना एक बहुत बड़ा रास्ता सीपैक के नाम से चाइना से पाकिस्तान और उसे अफगानिस्तान के छोर तक ले जा रहा है। यह अकेला एक ऐसा रास्ता है जिसने पाकिस्तान में 20 लाख करोड़ से अधिक का निवेश करवाया है। इतना निवेश आज़ाद पाकिस्तान के बाद आज तक कभी नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि अगर यह क्षेत्र डेवलप होने लगा और यह व्यापार का मार्ग आरंभ हो गया तो पाकिस्तान में 40 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। परंतु एक समस्या पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में भी है। यह पाक अधिकृत क्षेत्र का जो इलाका है और बाल्टिस्तान और गिलगित, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ हजारों मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है, जिसे सीधे लाहौर और कराची ले जाया जाता है और यह पूरा क्षेत्र कई बार अंधेरे में डूबा रहता है। इसी तरह से गिलगित बाल्टिस्तान में बहुत अधिक तक खनिज और प्राकृतिक संपदा है। इस संपदा का लाभ भी सिर्फ इस्लामाबाद अपने पास रखता है और बदले में इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ भी नहीं करता। पाक अधिकृत कश्मीर में उन्होंने एक स्वतंत्र सरकार का झुंझुना पकड़ाया हुआ है और जो लोग इसे चलाते हैं वे पाकिस्तान के पिट्ठू के अलावा कुछ भी नहीं। अब जब से भारतीय कश्मीर में डेवलपमेंट आरंभ हुआ है और लोगों ने ये जाना कि यहाँ पर रेल, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो दुनिया ने यहाँ पर आना आरंभ किया। और जब उन्हें लगा कि यह कश्मीर का वह क्षेत्र नहीं है जिसकी तस्वीर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खींचता आया है, तो धीरे धीरे उनकी मनस्थिति बदलने लगी। दरअसल जम्मू कश्मीर में सिर्फ 8 जिले ऐसे हैं जिन जिलों में मुस्लिम बहुलता है। जम्मू के आसपास के 4 जिले कठुआ और डोडा, इसके अलावा ये दोनों जिले भी ऐसे हैं जहां पर करीब करीब मुसलमान और हिंदू बराबरी की संख्या में रहते हैं। यानी कि जम्मू के 4 जिलों में हिंदू बहुलता है,
कश्मीर के 8 जिलों में मुस्लिम बहुलता है, लेकिन इसके साथ भूभाग के स्तर पर एक बहुत बड़ा क्षेत्र आता है जो लेह लद्दाख का और कारगिल का है, जिसमें कारगिल में मुस्लिम बहुलता है लेकिन लेह में बौद्ध बहुलता है। बड़ा जटिल जनसांख्यिकी वाला क्षेत्र है जम्मू कश्मीर। और मुस्लिम बहुलता का कतई ये मतलब नहीं है कि यहाँ सब सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं। मुसलमान भी कई भागों में बटे हुए, शिया और सुन्नी दोनों ही तबके के मुसलमानों में कई फिक्रे हैं जो यहाँ पर रहते हैं। इसी तरह से गिलगित बाल्टिस्तान में भी जो मुसलमान रहते हैं उसमें बाल्टिक मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है। लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति अलग है। पाक अधिकृत कश्मीर में जो मुसलमान रहते हैं वे बहुत हद तक पंजाब से लाकर बसाए गए हैं। मूल रूप से जो पहाड़ के मुसलमान थे वे धीरे धीरे उन क्षेत्रों से वे पहाड़ की तरफ यानी गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ चले गए। आज यह क्षेत्र सबसे अशांत क्षेत्रों में और सबसे पिछड़े क्षेत्रों में है। जैसे जैसे समझ का विकास हो रहा है और मोबाइल जैसे अच्छे तत्व आने लगे हैं, उन्हें भी लगने लगा है कि दूसरी तरफ का कश्मीर यानी भारतीय कश्मीर ज़्यादा समृद्ध है और हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन बात युद्ध की हो रही थी। जैसे जैसे सीपैक आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे भारत की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इसके पहले भी अक्साई चीन से लगकर चाइना एक बहुत बड़ी सड़क पहले से बना चुका है और यह सड़क उसके दो सबसे बड़े डिस्टर्ब प्रांतों में यानी कि जिंजियांग और तिब्बत को जोड़ती है। इस सड़क के बनाते समय भी भारत ने उस पर आपत्ति दर्ज की थी कि वह इतने करीब भारतीय सीमा के इतने करीब क्यों सड़क बना रहा है, लेकिन चाइना नहीं माना और अब तो वह भारत के अधिकृत क्षेत्र से निकलने वाली जमीन पर सड़क बना रहा है। इस पर आपत्ति करना जायज है क्योंकि वह डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। दरअसल उस पर पाकिस्तान का कब्जा है ही नहीं। पाकिस्तान ने वह क्षेत्र चाइना को जो दे दिया है उसको देने का अधिकार उसके पास था ही नहीं। लेकिन यह भी कारण युद्ध का कारण नहीं है। आज भारत को मध्य एशिया में जाने के लिए पहले अरब देशों की तरफ जाना होता है और उसके बाद में वे एक लंबा रास्ता तय करके कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तरफ जाते हैं। ये वे देश हैं जहां पर प्राकृतिक गैस और यूरेनियम के प्रचुर भंडार हैं। ये दोनों ही तत्व आगे आने वाले समय में सभ्यता के विकास में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। भारत को इनकी आवश्यकता है। चूंकि भारत के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए इस पूरे क्षेत्र में भारत अपना व्यापार भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। उस व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत स्वयं चाहता है कि अगर यह क्षेत्र वापस भारत को मिल जाए तो वह सीधे अफगानिस्तान की तरफ जा सकता है और वहां से मध्य एशिया में प्रवेश कर सकता है। तो अब ये चार देश हैं जो आमने सामने हैं। भारत जो अफगानिस्तान जाना चाहता है और चाइना जो पाकिस्तान जाना चाहता है, लेकिन इनके रास्ते इस क्षेत्र में टकराते हैं। एक परिस्थिति थी जब व्यापार की इतनी बड़ी समझ राजनीतिक लोगों को नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे नेतृत्व परिवर्तन हुए और इस सामरिक महत्व को और राजनीतिक महत्व को और व्यापारिक महत्व को समझा गया, तो अब यह क्षेत्र तनाव में एक नए आयाम बना रहा है। भारत का स्टैंड एकदम साफ है कि यह क्षेत्र हमारा है। यूनाइटेड नेशंस में लेकर हम ही गए थे और चूंकि यूनाइटेड नेशंस ने किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की, इसलिए हम अब अपने क्षेत्र को वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यूनाइटेड नेशन के पास भी ऐसा कोई ठोस जवाब नहीं है कि इतने समय में उन्होंने मध्यस्थता का किस प्रकार कोई ठोस विकल्प दिया। बहुत
इनिशियल स्टेज में कुछ मध्यस्थता की बातें हुई, लेकिन वे बातें इतनी लचर और कमज़ोर थी कि जिसे माना नहीं जा सकता था। तत्कालीन सरकारों ने ही उसे ठुकरा दिया और अब की सरकार तो राजनीतिक रूप से अधिक दूरदर्शी और सुदृढ़ है। ऐसी परिस्थिति में 3 ही अवस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र की समस्या को समाप्त कर सकती है। पहली अवस्था यह है कि पाकिस्तान अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को सामने देखते हुए और इस क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर पाने की स्थिति में स्वयं यह क्षेत्र भारत को सौंप दे, जिसकी की संभावनाएं अत्यंत कम है क्योंकि वह क्षेत्र पहले ही एक तरह से चाइना को बेच चुका है और चीन उसे ऐसा करने नहीं देगा। इसी तरह से अक्साई चीन, चाइना अपने एक एक इंच की भूमि को किस प्रकार कब्जा करके रखता है, ये हम सब ने देखा है। ये बात अलग है कि भारत के साथ गालवान घाटी में वह आगे आकर उसे वापस जाना पड़ा और मुंह की खानी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी वह अक्साई चीन खाली कर देगा और पीछे चला जाएगा, इसकी उम्मीद करना बेकार है। दूसरी परिस्थिति यह है कि यह दोनों देश से भारत युद्ध करे। भारत के पास 25 लाख की आर्मी है, पाकिस्तान के पास 10 से 12 लाख और चाइना के पास 20 लाख सैनिक हैं। इसके अलावा ये तीनों देश ही परमाणु बम अपने पास रखते हैं, यानी कि ये एक दूसरे का गंभीर रूप से विध्वंस कर सकते हैं। और आज के समय में युद्ध तीनों अर्थव्यवस्थाओं को यानी कि तीनों देशों को भी समाप्त कर सकता है। इसकी गंभीरता को तीनों देश आंकेंगे और संभवतः एक छोटे से क्षेत्र के लिए पूरे देश की बर्बादी कोई नहीं चाहेगा। इसलिए इस विकल्प पर जाने के लिए तुरंत तीनों देश तैयार होंगे ऐसा लगता नहीं। एक तीसरा विकल्प और है जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान के लोग स्वयं एक ऐसा रेफरेंडम, एक ऐसी मांग उठाएं और वे कहें कि वे भारत में अपना विलय चाहते हैं। यह एक बहुत बड़ा विकल्प हो सकता है। यह अत्यंत कठिन है ऐसे समय में जब वहां पर मुस्लिम बहुल आबादी है। ऐसा सोचा जाना आज की तारीख में अत्यंत कठिन है, मगर यह सर्वोत्तम विकल्प हो सकता है। संभवतः इसीलिए भारत ने पिछले 8-10 वर्षों में जो कुछ भी राजनीति या कूटनीति की है वह धीरे धीरे समझ में आने लगी है। एक तरफ उसने भारतीय कश्मीर को बेहतर बनाने का हर तरह से प्रयास किया। आज जो सरकार जम्मू कश्मीर में है यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें मुसलमानों की बहुलता है, यानी कि मुस्लिम नेतृत्व से भारत को कोई परेशानी नहीं है। दूसरी तरफ विकास में किसी प्रकार की कोई धर्म संबंधी समस्या भी नहीं है, यानी कि हर धर्म का व्यक्ति भारत में एक साथ विकास में भाग ले सकता है। इन परिस्थितियों के साथ ही भारत ने उस क्षेत्र के लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि अगर आप भारतीय संघ में शामिल हो जाएंगे तो हमने आज भी आपके लिए इस विधानसभा में 24 सीटें खाली रख रखी है। यानी कि हम हमेशा से यह मानते हैं कि आपके यहाँ लोकतंत्र होना चाहिए और आपको इस लोकतंत्र में भाग लेने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। इस विकल्प पे अगर कार्य होता है तो जो छुटपुट घटनाएं होंगी, लेकिन संभवतः पूरा युद्ध ना हो। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में मध्य एशिया के देश के साथ रशिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है। रशिया जानता है कि आज की परिस्थिति में वह सीधे भारत से व्यापार इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि कोई सीधा रास्ता नहीं है। उसे भी उसी रास्ते से आना जाना पड़ता है जिसमें वह पहले अरब कंट्रीज की तरफ जाता है और फिर
वह समुद्र के रास्ते भारत आता है। ऐसे में इस रास्ते के खुल जाने से अगर चीन का कुछ नुकसान होगा तो रशिया को सीधा फायदा भी होगा, और इस प्रकार के सामरिक महत्व के साथ ही रशिया भारत से सीधी दोस्ती निभा सकेगा। यानी कि 4 देशों की इस जद्दोजहद में 5वां कोण रशिया का है, जो आज बहुत बड़ी शक्ति है। भारत निरंतर रशिया से इस संबंध में बात करता आया है। ऐसी परिस्थिति में लगता यह है कि आगे आने वाले समय में यह मुद्दा और गंभीर रूप धारण करेगा और एक एक करके जाति, जनजाति और क्षेत्रों के ऊपर राजनीति बढ़ेगी और संभवतः यह क्षेत्र स्वयं ही भारत के पास आ जाए। भारत की कूटनीति इस क्षेत्र में कार्य कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसी परिस्थिति में बहुत से लोग भारत में ऐसे हैं जो ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपना चौथा कार्यकाल बचाए रखने के लिए पाकिस्तान से युद्ध करने वाले हैं। उन्हें आज ही ये समझ लेना चाहिए कि यह परिस्थितियां किसी के द्वारा निर्मित की हुई नहीं है। ये हमारी पुरानी राजनीतिक नपुंसकता का परिणाम है, वरना इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र, इतना सामरिक और व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र भारत के पास होता। आज भारत प्रतिदिन सियाचिन और इस पूरे क्षेत्र में जितना पैसा खर्च कर रहा है, उससे कई राज्यों का भला हो सकता था, और अब उस पूरी खर्च की गई रकम को ब्याज सहित वसूलने का समय आ गया है, और इसके लिए सिर्फ एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा की आवश्यकता है। और हमारे जैसे लोगों की, जो भारतवासी हैं, उनका अपने देश, अपने राजनेताओं और अपनी सेनाओं पर भरोसा जताने का समय। तो आइए आज से हम सभी पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में बात करें और जितनी अधिक जानकारी हो सके उसे एकत्र करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो आगे आने वाले युद्ध के बारे में गंभीरता से समझना चाहते हैं। संभवतः यह युद्ध सिर्फ कागजों पे हो, लेकिन इससे हमारी भारत माता के मुकुट पर लगे हुए मणि और चमकेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।